अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, MGT 101 का मॉड्यूल 10 हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं कि हम मिड टर्म में बहुत ब्रॉडली इसको कवर कर चुके हैं। तो अब हम टॉपिक 87 की तरफ मूव करते हैं, जो हमारे पास आता है बेसिक डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट में क्या आता है, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट में जो हमारे पास टेंजिबल एसेट्स आते हैं उसमें हमारे पास प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट आता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट हमारे पास ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, एक साल के ज़्यादा अरसा में हम क्या कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज़्यादा के लिए हम उनको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये जो एसिड्स होते हैं इनको हम रीसेल नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे एसिड्स हैं जिनको हम रीसेल नहीं कर सकते। अब एक चीज़ होती है रीसेल, एक चीज़ होती है सेल। अब सेल और रीसेल में क्या फ़र्क है? ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी ने एक पर्सन को क्या कर दिया, लैपटॉप दे दिया। अब ये जो पर्सन था ना, इस पर्सन ने लैपटॉप ले लिया और वो लैपटॉप इसका क्या हो गया, एसिड हो गया। वो उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता है इस लैपटॉप को, ये इसका एसिड्स हो गया। ठीक है, अब ये इसका एसिड हो गया तो यहाँ पे क्या हुई, ये पूरा प्रोसेस जो होगा ये इन्वॉल्व होगी सेलिंग। ठीक है, ये इस कंपनी ने क्या की, सेल की, और ये पर्सन का क्या हो गया, एसिड हो गया लैपटॉप। ठीक है, अब रीसेल क्या होता है, रीसेल में हमारे पास होता है कि एक ये पर्सन है, ठीक है, एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन है। यहाँ पे 3 पर्सन इन्वॉल्व होंगे। अब पर्सन, इस वाले पर्सन ने क्या किया, इसने इसको क्या कर दिया, लैपटॉप दे दिया। ठीक है, अब लैपटॉप था 50,000 का। अब इस पर्सन ने क्या किया, अपने पास नहीं रखा उस लैपटॉप को, इसने अपना एसिड नहीं बनाया, इसने, इसके पास ऑलरेडी लैपटॉप था तो इसने क्या किया, उसको पर्सनल यूज़ के लिए नहीं रखा, इसने उस लैपटॉप को आगे किसी को सेल कर दिया। ठीक है, और इसने क्या किया, उसको सेल कर दिया 55,000 का। 5,000 जो था वो इसने क्या किया, अपना कमीशन रख लिया। अब ये जो सारा प्रोसेस होगा तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये सारी क्या होगी, रीसेल। ठीक है, एक पर्सन ने ऐसी चीज़ ली जिसको उसने खुद यूज़ नहीं करनी, अपना एसेट नहीं बनाना। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग भी क्या करता है, वो पर्सन अपने लिए लेता है, उसको अपना एसिड बना लेता है। लेकिन यहाँ पे वो पर्सन अपने लिए नहीं लेगा, अपना एसिड नहीं बनाएगा। ठीक है, वो नेक्स्ट सेल कर देगा। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स की। ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर्स क्या करते हैं, वो कोई भी एक घर लेते हैं। ठीक है, उस घर को वो अपने लिए नहीं लेते, उस घर में वो खुद नहीं रहते, वो घर लेते हैं और वो घर को आगे सेल कर देते हैं। ठीक है, सेल कर देते हैं अपना कमीशन रख के। अब वो क्या कर रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टी डीलर जो है वो रीसेल कर रहे हैं उस घर को, अपना एसेट उसको नहीं बनाते वो, बल्कि आगे सेल कर देते हैं, अपना कमीशन रख लेते हैं, बाकी पैसे जो होते हैं वो ऑनर को दे देते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट उसको बाय करेगा वो उसका ऑनर बन जाएगा, वो उसके चीज़ एसेट्स में आ जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगी रीसेलिंग। ठीक है, अब लेकिन ये जो प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट है इनको हम रीसेल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब कुछ रीजंस होती है कि हम ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ये हम क्यों करते हैं। ठीक है, हम कोई भी प्रॉपर्टी है उसको क्यों लेते हैं, ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स में ये चीज़ क्यों आती है, इसकी कुछ रीजंस हैं। एक तो रीजंस ये है कि हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन के लिए गुड्स की। फॉर एग्जांपल, हम कोई फैक्ट्री है वो बिस्किट बनाती है। अब वो जो गुड्स होगी वो बिस्किट्स होगी और प्रोडक्शन उसे क्या करनी है, चीज़ें बनानी है। अब वो चीज़ें बना रही है तो उससे, उसके लिए क्या होगी, एक फैक्ट्री चाहिए, और फैक्ट्री उसका क्या होगी, फिक्स्ड एसेट होगी, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट होगी। ठीक है, कोई भी प्लांट अगर वो लगा रही है कोई भी कंपनी, तो वो भी उसका क्या होगा, फिक्स्ड एसेट होगा। किस लिए लगा रही है, ताकि वो अपनी गुड्स को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर सके। ठीक है, अपनी गुड्स तैयार कर सके और अपनी गुड्स को सेल भी कर सके। ठीक है, अब जो उसने गुड्स बनाई है उनको उससे सेल भी तो करना है। अब उसी फैक्ट्री के हदूद में रहते हुए वो उसको सेल भी कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सेलिंग में ये चीज़ भी आएगी। ठीक है, ये चीज़ भी सेल होगी और ये चीज़ क्या होगी, रीसेल होगी। उसके बाद आता है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी कौन सी होती है। ठीक है, हमारी कोई भी फैक्ट्री है उसका जो ऑनर है वो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसके जो हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे, और जो हमारे पास जो एग्जेक्टिव हैं, जो सीईओ हैं कंपनीज के या फैक्ट्री के, वो सारे क्या होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ होंगे। ठीक है,
अब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात हैं ना जो उन्होंने डील करने हैं, उसका क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए हम इसी फैक्ट्री को यूज़ करेंगे, ठीक है, इसी एसिड को यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है कंप्यूटर की, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे कंप्यूटर में एरर्स आ रहे हैं कि भाई कीबोर्ड ठीक नहीं है, या आपका माउस ठीक नहीं आ रहा, आपकी स्क्रीन ठीक नहीं आ रही, तो इस सारे एरर्स को कौन डील करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके वो सारे क्या होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड एसिड जो होते हैं उसको बाय कर लेते हैं, एक फिक्स्ड एसिड बना लेते हैं कि उसी के कंपनी के अंदर रहते हुए वो क्या करें, अपने सारे एरर्स को सॉल्व कर लें। फिर है रेंटल टू अदर्स, ठीक है, हम क्या करते हैं, दूसरों को रेंट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक हमारे पास कोई भी स्कूल कह लो या कोई भी कॉलेज कह लो, ठीक है, उसका ऑनर आता है कंपनी के पास और कंपनी को क्या कहता है, इसी कंपनी के पास आता है, ठीक है, और इसी कंपनी को क्या कहता है कि मुझे क्या करो 50 लैपटॉप्स दे दो, और जो 50 लैपटॉप्स देने हैं वो सिर्फ मैं एक दिन के लिए लूँगा, ठीक है। वो सुबह लेके जाएगा और शाम को क्या कर देगा, उसे वापस कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके स्कूल में कोई कंप्यूटर लैब है, उसके लिए उसे 50 कंप्यूटर्स चाहिए, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स के लिए या ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए। तो वो क्या करेगा, उसे क्या कहेगा कि 50 कंप्यूटर्स दे दो। अब वो कंपनी उसे 50 कंप्यूटर देगी, लेकिन हर कंप्यूटर की कितनी प्राइस है, 50,000। तो अब वो 50,000 हर कंप्यूटर की प्राइस नहीं लेगी, बल्कि 50 कंप्यूटर वो दे रही है तो 10-20 हज़ार रेंट ले लेगा एक दिन का, और फिर वो कंपनी क्या करेगी, उसको कंप्यूटर्स दे देगी। अब वो उसको टोटल प्राइस नहीं पे कर रहा, क्या कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, ठीक है। इस टाइप की हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कार शॉप है, ठीक है, या फिर कोई भी ऑनर है कार का, ठीक है, कार का ऑनर है, अब उसके पास 2 कार्स हैं। अब वो खुद तो 2 कार्स नहीं चलाता, वो क्या करेगा, एक कार खुद अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख लेगा और एक कार को क्या करेगा, किसी को दे देगा कि भाई तुम इस कार को चलाओ, इसको एज अ टैक्सी यूज़ करो आने जाने के लिए, और इसका मुझे क्या करो, रेंट पे कर दिया करो 1 माह के बाद, ठीक है। तो वो क्या होगा, ये हमारे पास रेंटल टू अदर्स, हम दूसरों को क्या कर देते हैं, चीज़ें रेंट पे दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। अब हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट हमारे पास आ गया, वो हमारे पास एसिड है। अब एसिड को हम बैलेंस शीट में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसके पास हमारे पास रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होगा कि क्या चीज़ हमारे एसिड्स में आती है, क्या चीज़ हमारे एसिड्स में नहीं आती। पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, ठीक है। रिलायबली क्या होता है कि हम एक्यूरेट कॉस्ट मेजर कर लेते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ है, इसकी एग्जैक्ट कॉस्ट जो है वो यही है। एक क्या है, पहला क्राइटेरिया हमारे पास आता है कि अगर हम उस चीज़ की एक्यूरेट कॉस्ट मेजर कर ले तो भी वो हमारे पास क्या होगी, एसिड्स में आएगी बैलेंस शीट में, ठीक है। और सेकंड में हमारे पास क्या होगी, इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे पास क्या होता है कि कोई भी फाइनेंशियली हम स्ट्रांग हो रहे हैं, मतलब हमारे पास पैसा जो है वो आ रहा है, ठीक है। इनफ्लो क्या है हमारे पास, किस कोई भी एंटिटी है उसकी तरफ पैसा आ रहा है तो वो उसका क्या होगा, इनफ्लो होगा, ठीक है। तो फ्यूचर में क्या होगा, उसको उससे बेनिफिट होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। अगर तो ये प्रोबेबिलिटी हो, ये इम्कान हो, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो हमारे पास चीज़ किस में आएगी, बैलेंस शीट के एसिड में, एल्स वो बैलेंस शीट के एसिड में नहीं आएगी, ठीक है। एक क्राइटेरिया अगेन रिपीट कर रही हूँ, एक क्राइटेरिया हमारे पास क्या होता है कि वो कॉस्ट हम उसकी एग्जैक्ट मेजर कर लें, और सेकंड क्या हो, कोई भी एंटिटी ने अगर उसका वो एसिड है तो वो उसे क्या होगा, फ्यूचर में उसे बेनिफिट देगा, ठीक है, फ्यूचर में उसकी तरफ से उसे क्या आएंगे, पैसे आएंगे। अब मेजरमेंट है हमारे पास, हम 2 तरह से मेजरमेंट करते हैं, एट रिकॉग्निशन और आफ्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। एट रिकॉग्निशन क्या होता है कि जब हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जब हम अपनी चीज़ों को देख रहे हैं कि ये हमारे एसिड में आती है या नहीं, तो उस टाइम पे हम क्या मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। एक तो हम क्या करते हैं, परचेज जो होते हैं हमारे पास एसिड्स, ठीक है, जो एसिड्स हमने क्या किए हैं, परचेज किए हैं, दूसरों से लिए हैं, या फिर हमने खुद बनाए हैं, ठीक है, या खुद मैन्युफैक्चर किए हैं या किसी से हम बाय कर रहे हैं। तो वो दोनों क्या हो गए, उन दोनों को हम किस में मेजर करेंगे, कॉस्ट में, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट मेजर करेंगे, ठीक है, कैश इन्वॉल्व होगी, पैसे में मेजर करेंगे। और सेकेंडली हमारे पास क्या आता है, अब हम उस एसिड्स को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमने परचेज किया या खुद बनाए, ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उनको एक्सचेंज कर रहे हैं। अब एक्सचेंज हम क्या करेंगे, हम अपने फॉर एग्जांपल मैं किसी भी अपने कज़न से कहती हूँ कि भाई ये एक मेरा मोबाइल है, ठीक है, ये एक तुम्हारा मोबाइल है, तो तुम ऐसा करो अपना मोबाइल मुझे दे दो और मेरा मोबाइल तुम ले लो,
अब वो ऐसा अगर करने पर रजामंद हो जाती है और हम इन दोनों मोबाइल्स को चेंज कर लेते हैं आपस में, तो ये हमारे क्या होंगे, एक्सचेंज एसिड्स। अब जो मेरा मोबाइल है वो उसके पास चला गया, ठीक है, वो उसकी ऑनर हो गया, और जो उसका मोबाइल है वो मेरे पास आ गया, मैं उसकी ऑनर हो गई हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सचेंज एसिड्स आए। इसके लिए हमने कोई भी पेमेंट नहीं की, ठीक है, कोई भी हमने जो है कॉस्ट पे नहीं की। तो हम इनको किस में मेजर करेंगे, इन टर्म्स ऑफ फेयर वैल्यू, ठीक है। अब फेयर वैल्यू हम कैसे मेजर करेंगे, वैसे तो जो फेयर वैल्यू हमारे पास होती है वो हमारे पास वो कॉस्ट होती है जो गिविंग की हो, ठीक है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अभी हम इसको देख लेते हैं कि कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है। कमर्शियल सब्सटेंस हमारे पास होता है अगर तो हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो रहा है हमारे बिजनेस पे, या फिर हमारे बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, हमारी ट्रांजैक्शन का, तो हम क्या कहेंगे कि वो कमर्शियल सब्सटेंस में इन्वॉल्व हुआ है, पॉजिटिव हुआ है या नेगेटिव हुआ है। लेकिन कमर्शियल सब्सटेंस जो है वो तो इन्वॉल्व हुआ ही हुआ है, ठीक है। और अगर हमारे पास कमर्शियल सब्सटेंस इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, सपोज हमारे पास कमर्शियल सब्सटेंस इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो जो हमारे पास वैल्यू थी हमारे एसिड की, ठीक है, जो हमने एसिड दिया और जो हमने एसिड लिया, उन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मतलब इस मोबाइल और इस मोबाइल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट आगे करते हैं। एक नोट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आप इस नोट को क्या करें, अपने एमसीक्यूज के लिए करें और अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपके एमसीक्यूज क्या होंगे, आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है। नोट हमारे पास क्या आता है कि जो फेयर वैल्यू है किसी भी एसिड की वो क्या होती है, ठीक है। किसी भी एसिड की फेयर वैल्यू वो होती है जो चीज़ वो दे रही है। अब जो मोबाइल मैंने दिया है वो क्या होगी, मेरी फेयर वैल्यू, ठीक है, उस एसिड की क्या होगी, फेयर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ये भी मोबाइल 10,000 का है और जो सेकंड वाला मोबाइल था वो भी 10,000 का है, दोनों मोबाइल 10,000 के थे। तो अब जो फेयर वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, ये इसकी, ठीक है, जो मैंने दिया है 10,000। और अगर मुझे इस वाले मोबाइल की वैल्यू ही नहीं पता, ठीक है, इसके तो मैंने क्या दिया 10,000 है जो मेरी कज़न का है, लेकिन अपने मोबाइल की मुझे कॉस्ट ही नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है वो कितनी वर्थ का है, ठीक है, अननाउन है। तो फिर क्या होगी, तो फेयर वैल्यू क्या होगी, अब की बार जो फेयर वैल्यू होगी ना वो कॉस्ट होगी जिसकी चीज़ जो मैं ले रही हूँ, ठीक है। अब इस मोबाइल की जो कॉस्ट होगी वो मेरे पास फेयर वैल्यू होगी। ये चीज़ इधर लिखी हुई है, फेयर वैल्यू ऑफ एसिड इज़ अननाउन टू यू। अगर आपके पास फेयर वैल्यू हो एसिड की अननाउन, ठीक है, अगर आपको इसकी फेयर वैल्यू ना पता हो तो आप क्या करेंगे, देन द फेयर वैल्यू ऑफ एसिड आर व्हाट यू आर गेटिंग। फिर एसिड की हम फेयर वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे, फिर एसिड की फेयर वैल्यू वो होगी जो चीज़ हमारे पास आ रही है, ठीक है, जो मोबाइल आया उसकी जो प्राइस होगी वही चीज़ क्या होगी, हमारे एसिड की फेयर वैल्यू, ठीक है। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था और जो रिलेट कर रहा है हमारे पास प्रीवियस स्लाइड से, ठीक है, इसी से रिलेट कर रहा है एट रिकॉग्निशन से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आफ्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। अब हमारे पास रिकॉग्नाइज कर लिया हमने, ठीक है, कि ये हमारा एसिड है या नहीं है। तो आफ्टर रिकॉग्निशन हम क्या करेंगे, ठीक है, वंस एक दफ़ा हम क्या कर लें, उसको रिकॉग्नाइज कर लें प्रॉपर्टी प्लांट को या फिर इक्विपमेंट को, तो हमारे पास दो मॉडल्स आते हैं जिनके थ्रू हम ये क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एक तो हमारे पास आता है कॉस्ट मॉडल और एक आता है हमारे पास रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है। रिवैल्यूएशन मॉडल वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको हम वैसे ही थोड़ा सा देख लेंगे जनरल कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। और जो कॉस्ट मॉडल है वो हमारे पास क्या होगा, कॉस्ट मॉडल में हमारे पास आएगा किसी भी एसिड की कॉस्ट, ठीक है, एसिड हमारे पास क्या है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, और उसकी जो कॉस्ट आई है, ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देंगे अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, ठीक है, जितनी भी उसमें कमी हुई है ना, मतलब एक एसिड था फॉर एग्जांपल लैपटॉप मैंने एक परचेज़ किया था, उसकी जो थी प्राइस वो 50,000 थी। अब जो है मैंने उसे यूज़ किया है तो उसमें प्राइस में कमी आ गई है, ठीक है, डेप्रिसिएशन आ गया है, तो अब वो लैपटॉप हो गया है हमारे पास 45,000 का। तो टोटल में से हम उसको माइनस कर देंगे और माइनस कर देंगे अकोमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस को, ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉसेस को कि जितने भी हमारे लॉस हुए हैं ना, फॉर एग्जांपल उसका कीबोर्ड ख़राब हो गया, उसका माउस इफेक्टेड हो गया, उसका टच अगर टच स्क्रीन है अगर उसका टच इफेक्टेड हो गया या उसका साउंड सिस्टम इफेक्ट हो गया, कोई भी लॉस होगा उसकी कॉस्ट को हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास कॉस्ट मॉडल में हम इसकी कॉस्ट को ऐसे मेजर करेंगे, ठीक है। सेकंड हमारे पास आ जाता है रिवैल्यूएशन मॉडल।
रिवैल्यूएशन मॉडल में वो हमारे पास क्या कहता है कि इसमें हम अपने एसिड को क्या करते हैं, रीबेयर करते हैं, ठीक है, दोबारा से बेयर करते हैं। एक हमारा एसिड है, हम क्या करते हैं उसको दोबारा से बेयर करते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल में। और इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि अपना जो हमारा एसिड है उसकी कॉस्ट और जो फेयर वैल्यू है उसकी कॉस्ट को इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आप बेशक रिमाइंड ना करें, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये बस वैसे आफ्टर रिकॉग्निशन में आ रहा था तो इसको इंक्लूड कर दी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास कॉस्ट कंपोनेंट में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अब तो ये है कि जो परचेज प्राइस होगी, अब परचेज प्राइस क्या है, हमने कोई भी एसिड बाय किया उसके वक्त उसकी जो भी प्राइस थी वो उसकी परचेज प्राइस होगी, ठीक है। उसमें से हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं किसको, ट्रेड डिस्काउंट को। मतलब हमने वो चीज़ परचेज़ की तो उसने हमें क्या किया, ज़्यादा सी बल्क में अगर हमने चीज़ें परचेज़ की हैं तो हमें कंपनी क्या देगी, ट्रेड डिस्काउंट देगी, ठीक है, थोड़ा सा डिस्काउंट देगी। अब परचेज़ पे हमें क्या मिला, थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया तो ये हमारे पास क्या आएगा, कॉस्ट कंपोनेंट आएगा। या फिर क्या हो वो चीज़, रिबेट हो। रिबेट का क्या मतलब होता है कि हमें रिफंड हो जाए, ठीक है, जितनी हमने अमाउंट दी थी एग्जैक्टली उतनी ही अमाउंट अगर हमें वापस मिले तो भी हमारे पास वो चीज़ क्या आती है, कॉस्ट कंपोनेंट में। उसके बाद आता है हमारे पास इम्पोर्ट ड्यूटीज़, ठीक है। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ का क्या मतलब होता है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ का मतलब ये है कि ये हमारे पास चार्ज लगता है, ठीक है, ये हमारे पास टैक्स लगता है। किस चीज़ पे टैक्स लगता है, जो गुड्स हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम कोई भी चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हैं ना, इम्पोर्ट मतलब होता है मंगवा रहे हैं अपनी कंपनी में, बाहर से मंगवा रहे हैं, फॉरेन से मंगवा रहे हैं या किसी और कंपनी से मंगवा रहे हैं, ठीक है, किसी और मुल्क से मंगवा रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी कॉस्ट आएगी वो कौन सी कॉस्ट होगी, वो मतलब जो हमने लोडेड, अब किसी भी अगर हम लोडेड ट्रक में लेके आ रहे हैं कोई अपनी चीज़ें हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल्स हैं या व्हीकल्स हैं, वो हम जिस भी गाड़ी में लेके आ रहे हैं हमें उसे पे करना होगा, ठीक है। इंपोर्ट की जितनी भी कास्ट आएगी इंपोर्ट करने में वो हमारी क्या आएगी, इंपोर्ट ड्यूटीज़ में आएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस, ठीक है। परचेज टैक्सेस हमारे पास क्या होते हैं, परचेज टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो हम तब पे करते हैं जब हम कोई भी एसेट बाय करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बिल्डिंग बाय की तो अब जो भी उस बिल्डिंग का टैक्स मैंने पे किया गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट को जो भी टैक्स पे किया अब वो रिफंडेबल है, सॉरी वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट क्या होगी, वो मुझे टैक्स वापस नहीं करेगी, तो ये हमारे पास कास्ट कंपोनेंट में आएगा। नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस जितने भी होते हैं वो कास्ट कंपोनेंट में आते हैं कि जब एसिड परचेज किया उस वक्त तो टैक्स पे कर दिया लेकिन अब वो रिफंड नहीं हो सकता, ठीक है। अगर वो बिल्डिंग को आग लग गई है या वो बिल्डिंग जल गई है या किसी भी तरीके से वो बिल्डिंग क्या हो गया है, तबाह हो गया है, तो हमें उसका जो भी कॉस्ट होगी, जो हमने परचेज टैक्स पे किया होगा वो हमें वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्या आएगा, ये हमारा कॉस्ट कंपोनेंट में आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, ये हमारे पास, अब देखो एक मैं लैपटॉप लिया, ठीक है, किसी भी सेकेंड हैंड दुकान से एक लैपटॉप परचेज कर लिया, ठीक है, वो किया मैंने 20,000 का परचेज, ठीक है, 20,000 का वो लैपटॉप परचेज कर लिया सेकंड हैंड। अब वो सेकंड हैंड लैपटॉप है तो उसमें विंडो भी इंस्टॉल होने वाली है, ठीक है, मतलब विंडो पहले उसकी करप्ट हो गया या उसमें कोई इशू है, अब विंडो भी मुझे इंस्टॉल करनी होगी और एक उसका कीबोर्ड भी वर्किंग नहीं है तो मुझे एक कीबोर्ड भी बाय करना होगा, ठीक है। अब अगर मैंने उसको रीसेल करना है या अपने लिए मैंने उसको यूज़ करना है, एक तो मुझे उसका कीबोर्ड बाय करना है उसमें कॉस्ट लगेगी, सेकेंडली मुझे उसमें कॉस्ट लगेगी उसको विंडो करवाने में, तो अब वो जो दोनों कॉस्ट होंगी वो क्या आएंगी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में, ठीक है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि जो हम उस चीज़ पे लगाते हैं, किसी भी चीज़ पे उसकी वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, ठीक है। अब ये पहले लैपटॉप अपनी वर्किंग कंडीशन में नहीं था, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन जब इस पे ये दोनों कॉस्ट लगी तो अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं, रीसेल भी कर सकते हैं, अब ये वर्किंग कंडीशन में आ गया, ठीक है। किसी भी एसेट्स पे जो हम कॉस्ट लगाते हैं उसकी वर्किंग कंडीशन में उसको लाने के लिए उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूवल एंड साइट रिस्टोरेशन। डिमेंटलिंग हमारे पास क्या आती है, किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना, डिमेंटलिंग का जो मतलब है वो है ख़त्म कर देना। रिमूवल का मतलब है किसी भी चीज़ को हटा देना या ख़त्म कर देना, ठीक है। साइट रिस्टोरेशन है कि हम उसकी जगह कोई और चीज़ ले आए,
मतलब ये तीनों एक किस्म के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। हम इनमें क्या कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं, इसमें भी ख़त्म कर रहे हैं, इसमें भी ख़त्म कर रहे हैं और इसमें भी ख़त्म कर रहे हैं, उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। अब ये कौन सी हमारे पास कॉस्ट होगी, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट है कि हम खुद से ही अज्यूम कर लेते हैं, एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि अब इस चीज़ को, ये हमने जितनी भी चेंजिंग की है, इसको रिमूव करके लैपटॉप को उसकी पहली कंडीशन में लाने के लिए जितनी भी कॉस्ट लगेगी, उसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट है किस चीज़ की, डिमेंटलिंग की, रिमूवल की, साइट रिस्टोरेशन की, ठीक है। एक वर्किंग लैपटॉप को उसकी पहली कंडीशन में लाने के लिए जो भी कॉस्ट रिक्वायर होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो ये फिफ्थ वाले में हमारे पास आएगी पॉइंट में, ठीक है। वो फिफ्थ वाली कॉस्ट होगी और ये सारी चीज़ें क्या आएंगी, कॉस्ट कंपोनेंट में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। एक टर्म है डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन वैसे होता है किसी भी चीज़ की कमी होना, ठीक है। और डेप्रिसिएशन हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एलोकेशन है। सिस्टमेटिक एलोकेशन हमारे पास होता है कि ये रेगुलर एलोकेशन है, ठीक है। सिस्टमेटिक होता है, रेगुलर है, स्ट्रक्चर्ड है, मतलब इरेगुलर नहीं है, इम्बैलेंस नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। एलोकेशन का मतलब होता है कि कोई भी एलोकेट कर देना चीज़, कोई भी इशू कर देना, कोई भी असाइन कर देना, कोई भी चीज़। अब डेप्रिसिएशन हमारे पास क्या है, ये रेगुलर एलोकेशन है। रेगुलर एलोकेशन है लेकिन किस चीज़ की है, ठीक है। कोई भी एसिड है हमारा, ठीक है, उसको हमने यूज़ किया, उसका यूज़फुल लाइफ जो आएगा ये आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो इसलिए अभी इसको स्किप करते हैं, अभी सिर्फ इसको यूज़फुल लाइफ ही कंसीडर करें। अब यूज़फुल लाइफ जो है किसी भी एसिड की, ठीक है, उसमें कितनी भी कमी आई है, मतलब डेप्रिशिएबल उसकी अमाउंट कितनी है, उसको जब हम किसी भी एसिड को यूज़ करते हैं ऑब्वियसली उसमें कमी आती है। लैपटॉप को यूज़ करो, आपको उसे रिपेयर करवाना पड़ता है, उसका माउस कभी इफेक्टेड हो जाता है, कभी उसका कीबोर्ड इफेक्ट हो जाता है, वो आपको रिपेयर करवाना पड़ता है दोबारा से। और अगर आप कोई बिल्डिंग है उसमें रह रहे हो, ठीक है, वो भी तो आपका एसिड है, तो उसमें क्या होगा, आपको उसे रीपेंट करवाना पड़ेगा 1 साल बाद, 2 साल बाद। आपको उसकी वायरिंग में अगर कोई इशू आ गया है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी आपको कवर अप करना होगा, ठीक है। तो वो जितनी भी कॉस्ट की कमी आएगी ना, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, डेप्रिसिएशन है। इसमें हमारे पास क्या हो रही है, कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड टर्म है डेप्रिशिएबल अमाउंट, ठीक है। डेप्रिशिएबल अमाउंट हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एन एसिड, ठीक है, किसी भी एसिड की कॉस्ट जो है, अदर अमाउंट सब्सटीट्यूटेड फॉर कॉस्ट, या फिर हमारे पास कोई और अमाउंट है, ठीक है। सब्सटीट्यूटेड होता है एक्सचेंज की, मतलब अगर हमने एसिड परचेज नहीं किया तो ऑब्वियसली हमने उस एसिड को क्या किया होगा, एक्सचेंज किया होगा, और एक्सचेंज करने में जितनी भी कॉस्ट आएगी वो होगी हमारी सब्सटीट्यूटेड कॉस्ट, ठीक है। उसमें से हम माइनस कर देंगे उसकी रेजिडुअल कॉस्ट को, ठीक है। यहाँ पे आएगा माइनस, ये लेस इट्स नहीं आएगा, ठीक है, ये कट कर दें, सिंपल क्या आएगा, माइनस कर देंगे उसकी रेजिडुअल कास्ट को। अब जो रेजिडुअल कास्ट है वो हमारे पास क्या होती है, ठीक है, कोई भी हमारे पास फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, उसके हम जो लास्ट पे उसको यूज़ करने के बाद उसकी ये जो यूज़फुल लाइफ है ना हमारी, उसको गुजारने के बाद जो हम उसकी कॉस्ट इवेलुएट करेंगे, ठीक है, जो हम उसकी वैल्यू इवेलुएट करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो उसकी क्या है, रेजिडुअल वैल्यू है। अब हमारे पास यूज़फुल लाइफ यहाँ पे भी यूज़ हुआ है और लास्ट टर्म जो हमारे पास डेप्रिशिएशन थी उसमें भी यूज़ हुआ था। तो अब हमारे पास यूज़फुल लाइफ क्या है, ठीक है। यूज़फुल लाइफ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पीरियड है जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इतने टाइम के लिए हमारी लाइफ हमारी जो प्रोडक्ट है वो यूज़फुल है, ठीक है। आपने कोई भी देखी होगी प्रोडक्ट, ठीक है, छोटी से छोटी प्रोडक्ट है, आप कोई कैंडी ले लेते हैं, बड़े से बड़ा लैपटॉप ले लेते हैं, ठीक है, या कोई भी आप इवन के प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं, दो चीज़ें मेंशन होती हैं। एक उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट आ रही होती है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है, और दूसरी उसकी क्या होती है, एक्सपायरी डेट। अब जो वो एक्सपायरी डेट है और जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, उसको टोटल अगर हम मिलाएं तो वो उसका पूरा क्या बनेगा, यूज़फुल लाइफ। फॉर एग्जांपल वो उनके दरमियान कितना डिफरेंस है, 2 साल का है, 2 माह का है, 10 माह का है, ठीक है, जितना भी आर्बिट्रेरी डिफरेंस होगा ना उनके दरमियान, तो वो हम क्या कहेंगे कि वो उसकी क्या है, यूज़फुल लाइफ। फॉर एग्जांपल एक कैंडी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है हमारे पास दिसंबर 2000, ठीक है, उसकी एक्सपायरी डेट कर लो फरवरी 2000। तो अब इसमें 2 माह हुए, ठीक है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मतलब 3 माह हो गए।
3 माह के अंदर अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम उस कैंडी को यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगी, ठीक है। इस लाइफ के अंदर हम अगर उसे यूज़ करें तो वो हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है। यूज़फुल ये खुद नाम से रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूज़फुल है, बेनिफिट है। यूज़फुल लाइफ क्या होगा, वो पीरियड होगा जिसके अंदर अंदर हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी एसिड को यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंडली हमारे पास सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि हमारा प्रोडक्शन क्राइटेरिया उसका क्या है। अब हमारे पास एक एसिड है, ठीक है, हमने कोई भी मशीन बाय की है, कोई भी हम मशीन ले रहे हैं, ठीक है, मशीनरी ले रहे हैं, और हमारी जो कंपनी है वो है हमारी बिस्किट बनाने वाली। अब जो हमारी ये मशीन होगी ये भी तो हमारा एसिड होगा ना, ठीक है। अब ये इससे हम कितने बिस्किट बना सकते हैं, ठीक है, 1 माह में कितने बना सकते हैं, 2 माह में कितने बना सकते हैं, 3 माह में कितने बना सकते हैं। हम उसका प्रोडक्ट यूनिट डिफाइन होता है कि आपने इतने ही बनाने। अगर आप उससे एक्सीड करोगे ना तो आप उसकी यूज़फुल लाइफ से निकल जाओगे। मतलब अगर सपोज 1000 है कि 1000 आप एक दिन में बिस्किट बना सकते हो। अगर आप 1100 बना रहे हो, 1500 बना रहे हो, 2000 बना रहे हो डेली के, तो आप क्या कर रहे हो, उसका जो क्राइटेरिया डिफाइन था उससे एक्सीड कर रहे हो। अब उस मशीनरी का हमारे पास जो पीरियड था यूज़फुल लाइफ वो उन्होंने 2 साल बताई हुई थी, लेकिन अब जो उसने 2 साल चलना था वो आपकी क्या करेगी, 1 साल चलेगी या 1.5 साल चलेगी, ठीक है। क्योंकि आपके उनके क्राइटेरिया पे अमल ही नहीं कर रहे जो उन्होंने क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है, जिसके लिए उन्होंने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है अपनी। अब ये मशीनरी भी तो उनकी प्रोडक्ट है ना, आपने उस कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ तो कर रहे हो लेकिन आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हो उनके क्राइटेरिया को, तो फिर क्या होगी, आपकी यूज़फुल लाइफ इफेक्ट होगी, ठीक है। अब यूज़फुल लाइफ सिंपली क्या है कि वो पीरियड होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, वो उसकी क्या होती है, यूज़फुल लाइफ। नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट है, इसको आप एज आ MCQs कर सकते हो कि डेप्रिसिएशन रेट जो है वो हमारे पास कैसे डिटरमिन होता है, ठीक है, वो किस तरह हम उसको डिटरमिन कर सकते हैं। इसको हम मज़ीद इन सारी टर्म्स को आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे, ठीक है। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना अगर आपको समझ नहीं भी आई। प्रैक्टिकल में जब करेंगे तो मैं आपको अगेन से एक्सप्लेन कर दूंगी, ये टर्म हमने वहाँ पे यूज़ की थी, वहाँ पे ये मतलब था और यहाँ पे ये मतलब है, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकल में करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो डेप्रिसिएशन रेट हमारे पास कैसे हम उसको डिटरमिन कर सकते हैं, यूज़फुल लाइफ पे और रेजिडुअल एसिड जो होता है ना उस पर हम क्या कर सकते हैं, उसको डेप्रिसिएशन रेट को क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर आपका इतना ही था, ये आपका लेक्चर कवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा सेकेंड टॉपिक फाइनल टर्म का और 88 टॉपिक आपके बाकायदा सिलेबस का, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश की है सो दैट कि आपको नेक्स्ट कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड करने में मुश्किल ना हो, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड करने में मुश्किल है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, कि कमेंट को मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके कमेंट का अच्छे से आंसर कर सकूँ, और वो जो भी पॉइंट आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं उसको अगेन से कमेंट में क्या करूँ, एक्सप्लेन कर दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल है तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी क्या करें, MGT 101 की फ़ाइनल के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।